Those ethical values cannot be necessarily ethical values because they are man-made. And when it's man-made, it is something which is serving the vested interests of those powerful people, those powerful organizations, those powerful states, जो कि दुनिया में अपना गलबा चाहते हैं. एथिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ जो घर से उसे मिलने चाहिए थे वो उसे नहीं मिल रहे. तो जब माँ बाप तरबियत नहीं कर रहे तो आज तरबियत कौन कर रहा है? आज तरबियत फेसबुक कर रहा है, आज तरबियत यूट्यूब कर रहा है, आज तरबियत इंस्टा कर रहा है और स्नैपचैट कर रहा है. अभी जो है रिसेंटली अगर आपने देखो एप्स्टीन फाइल्स, उसमें इतने ज़्यादा पावरफुल लोग जिनको हम एपिटोम समझते थे, अब एक सन्नाटा है. अब कोई बात नहीं कर रहा कि यार शायद हम गलत थे, शायद हम गलत लोगों को देख रहे थे. तो आज आप देख लीजिए कि आपकी मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड बनाने वाले लोग आज एप्स्टीन में उन्हीं के नाम आ रहे हैं. तो वो डार्क साइड ऑफ द वर्ल्ड है, अल्लाह सुब्हान ताला खोल. एप्स्टीन फाइल्स में अगर हम जिक्र कर रहे थे, उसमें जिन लोगों का नाम है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, इलॉन मस्क का नाम है, स्टीफन हॉकिंग, ये इतनी आसानी से कैसे हो गया? मतलब इतने पावरफुल लोग इतनी आसानी से एक्सपोज हो गए, तो ये इनका कोई हिडन एजेंडा है या और बड़ी पावर्स हैं, और बड़ी पावर्स हैं जो बड़ी काम कर रही हैं, जो कि इस पूरे ऑर्डर को लेके चलना चाहती हैं. तो अब जिन लोगों के नाम आए हैं उनको एक्सपोज किया गया है विद अ पर्पस. पर्पस कुड बी आजकल मोरालिटी, ग्लोबल स्टैंडर्ड और रोल मॉडल के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है. हर सोसाइटी अपनी डिफरेंट डेफिनेशंस लिख रही है, लेकिन सवाल यह है कि ये कौन डिसाइड करेगा कौन सी डेफिनेशन सही है और कौन सी डेफिनेशन गलत. और जब पावरफुल लोग एक्सपोज होते हैं तो उनकी मोरल अथॉरिटी का क्या बनेगा? और इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमने बुलाया है आज अपने गेस्ट उसामा जावेद उस्मानी को, फाउंडर ऑफ बिनजैज़ ऑर्गेनाइजेशन. आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस्लामिक मॉरल्स की बुनियाद पर और कैसे मुस्लिम आइडेंटिटी क्राइसिस को हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और कैसे ग्लोबली इस्लामिक परसेप्शन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिए. अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह. अच्छा उसामा भाई, कुछ दिनों पहले हमारी बात हो रही थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे रीजंस फॉर द मोरल कोलैप्स. मैंने कहा कि ये एक अच्छा टॉपिक था, बड़ी अच्छी इंसाइट्स आपने दी, तो मैंने कहा आज आपको मैं पॉडकास्ट में बुलाऊं और आपसे पूछूं अपनी ऑडियंस के लिए कि आजकल जो है स्मार्ट झूठ बोलने को स्मार्टनेस से तजबीह देने लगे हैं. पॉलिटिक्स में अगर आप जाएं तो आप देखें कि झूठ बोला जाता है, सही है, और जो जितना अच्छा झूठ बोलता है उसको उतना अच्छा पॉलिटिशियन समझा जाता है. तो ये मोरल कोलैप्स हमारी सोसाइटी में आया है, इसके रीजंस क्या हैं? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you very much, Azhar, for calling me here. यार जो टॉपिक तुमने उठाया है, इट्स सच अ डीप टॉपिक कि मैं सोच ही रहा हूँ कि शुरू कहाँ से करें. लेकिन लेट्स ट्राई एंड सिंप्लीफाई इट. आई थिंक जो एक बहुत बड़ा मसला जिसकी वजह से मॉरल कोलैप्स आया है ना, वो आया है कि वो उसकी वजह ये है कि हमने जो एंकर्स हमें ज़िंदगियों में सही मॉरल्स और एथिक्स पे रहने के लिए दिए गए थे, आज हमने उसको छोड़ दिया. इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि एक बहुत बड़ा पानी का जहाज़ हो और वो एंकर हुआ हुआ होता है, हमें पता है, वो हाथ के डॉक पे लगता है फिर एंकर होता है. बिल्कुल. इमेजिन कि वो उसका एंकर हुआ हुआ ही ना हो और चाहे मेट्रिक्स ऑफ टन्स उसके ऊपर वज़न मौजूद हो, इवेंचुअली क्या होगा? इट्स गोइंग टू डेविएट एंड जस्ट गो विद द फ्लो. अपनी हवा में हवा के दबाव के साथ जो है वो दूर से दूर जाता चला जाएगा अपने साहिल से, वेयर ही हैड टू बी और दैट शिप हैड टू बी कनेक्टेड. तो एक मॉरल कोलैप्स की सबसे बड़ी वजह जो है वो तो एक ये है. दूसरी वजह ये है कि फिर जब हमने वो एंकर छोड़ा, सो इंसानी ज़िंदगी और इंसान की जो सोसाइटी है, जो उसकी सोशल स्ट्रक्चर है, वो हैवॉक में तो रह नहीं सकता. सो नेचुरली यू वांट सम मॉरल एंड एथिक्स कंपास एंड गाइडलाइंस बेस्ड ऑन व्हिच आप ज़िंदगी गुजारेंगे. जब हमने असल मॉरल्स एंड एथिकल वैल्यूज़ को छोड़ा तो फिर इंसान ने अपनी पावर और अपनी दुनिया और माल और अपनी क्या कहेंगे उसको, अपनी पावर और अपनी अथॉरिटी को आगे से आगे लेके जाने के लिए उन मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करना शुरू कर दिया जो उसके लिए फ़ायदेमंद है. नाउ दैट मॉरल कैन नॉट बी necessarily that moral are not necessarily the real moral values. Those ethical values cannot be necessarily ethical values because they are man-made.
And when it's man-made, it is something which is serving the vested interests of those powerful people, those powerful organizations, or those हम्म। powerful states जो कि दुनिया में अपना गलबा चाहते हैं। अच्छा, लेकिन अगर थोड़े टाइम पहले ही चले जाएं, मैं अगर अपने बचपन में चले जाऊँ, बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे फिर भी हमारी मोरल वैल्यूज़ थी, सही है? रिश्तों की कदर थी, सच झूठ की तमीज़ थी, हलाल या हराम कमाई का एक बड़ा ज़बरदस्त डिफरेंशिएशन हमारे ज़हन में रहती थी। अक्सर डिस्कशन होते थे कि यार ये जो है ना, ये काम नहीं करना, ये तो हराम कमाई की तरफ जाता है। हम एज़ छोटे बच्चे अपने माँ-बाप के ये डिस्कशन सुन रहे होते थे कि अब ये वाली तमीज़ नहीं रही, तो व्हाट वेंट रॉन्ग? ये क्या, ये 20 इयर्स तो बहुत बड़ा अरसा नहीं होता? I think हाँ, the history goes a little more than 20 years. उसकी भी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह ये है अज़हर, कि हमने जो पेरेंट्स के करने का काम था, और मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स ओके। इट्स नॉट 100%, बट इन जनरल वी हैव आउटसोर्स्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ तरबिया टू वेयर, स्कूल्स? टू द स्कूल्स। तो जब आपने हुँ। तरबिया को आउटसोर्स करके स्कूल पे और मदरसे में कर दिया, अब ये पूरी बाय एंड लार्ज हुँ, अगर हम हुँ। पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं एज अ नेशन, तो वो तरबियत तो हो नहीं रही। हाँ, तालीम मिल रही है, और जो जितना बड़ा स्कूल है उतना बड़ा मॉडर्न मुस्लिम पैदा कर रहा है, लेकिन एथिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ जो घर से उसे मिलने चाहिए थे, वो उसे नहीं मिल रहे। हुँ, हुँ। और उसकी तरबियत जब वो नहीं कर रहा, तो एज़ आई सेड, यू कैन नॉट लिव इन हैवॉक। तो जब हुँ, माँ-बाप तरबियत नहीं कर रहे, तो आज तरबियत कौन कर रहा है? आज तरबियत फेसबुक कर रहा है, आज तरबियत यूट्यूब कर रहा है, ऐसे ही है। आज तरबियत इंस्टा कर रहा है और स्नैपचैट कर रहा है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स। अगर आप आज से पहले चले जाएँ, तो जिस वक़्त आप अपने बचपन की बात कर रहे हैं, 2 चैनल्स होते थे, ऐसे ही, ईटीवी और एनटीएम, ऐसे ही। और कार्टून का एक टाइम होता था, वो 1 घंटे हम देखते थे। बाकी वी एक यूज्ड टू बी 1 घंटा भी नहीं था। 1 घंटा था या आधा घंटा था, हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो दैट वाज़ इट, ऐसे ही है। राइट? जितना एक्सपोज़र बच्चे को राइट एंड रॉन्ग का मिल गया है, और उसकी तरफ ज़ाहिर है, जो ह्यूमन नेचर है, कि जब उसको कोई गार्डरेल्स ना हो, तो वो बुराई की तरफ पलटता है, बुराई की तरफ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमने तरबियत को आउटसोर्स कर दिया स्कूल के अंदर, जो कि उनका असल काम नहीं है, ना ही उनकी एक्सपर्टीज़। अभी जो है रिसेंटली अगर आपने देखो एप्स्टीन फाइल्स, एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक घिनौना चैप्टर, मैं उस पे डिस्कशन तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है कि ये जो उसमें इतने ज़्यादा पावरफुल लोग, जिनको जिनको हम एपिटोम समझते थे ह्यूमन काइंड का, कि यार उनके पास बड़ी ज़बरदस्त वैल्यूज़ हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे-ऐसे लोग शामिल थे जो बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट बन के सामने आते थे, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन के सामने आते थे, जो बहुत बड़े वर्ल्ड लीडर बन के सामने आते थे। और जिनको हम देखते थे, और हम अपने क्लासरूम्स में भी उनके एग्ज़ाम्पल देते थे कि फलाने बंदे जैसा क्या बनना है लोग तो हैं यार वो! हाँ, फलाने हुँ। जैसा बनना है तो ये उसका वीडियो लेक्चर है, उसने बताया कि किस तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं। अब एक सन्नाटा है। अब कोई बात नहीं कर रहा कि यार शायद हम गलत थे, शायद हम गलत लोगों को देख रहे थे। तो ये हमारे पास इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं कि कन्फ्यूज़न क्यों है हमारे अंदर? हम क्यों उनको इतना वो समझते हैं कि देखिए, रोल मॉडल हुँ, समझते हैं अपने लिए? बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो भी आपने बात की है ना, इसका ताल्लुक सोशल साइंसेज़ से भी है और पॉलिटिकल साइंसेज़ से भी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को तख्लीक इस तरह किया है कि वी नीड टू हैव some direction. We need to have somebody who is more powerful than us, who can take care of us, who ओके। can fulfill our needs, who can guide us, right? तो अल्लाह कहता है ना कुरान में भी कि बेशक हमने इंसान को कमज़ोर पैदा किया। हुँ, तो आपको, ये मेरी और आपकी एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल नीड है कि वी नीड अ रोल मॉडल। अब अगर रोल मॉडल जो सही होना चाहिए उसको नहीं लिया, तो क्या होगा? किसी वही। और को, किसी निचले दर्जे को। बिल्कुल मिसाल उसी की है कि जो लुई वितौन का ब्रांडेड बैग इस्तेमाल नहीं कर सकती आंटी, वो हुँ, क्या करती हैं? उसी जाके कॉपी कॉपी पेस्ट खरीद लेती हैं, राइट? ऐसे ही। तो व्हेन यू द रियल ब्रांड दैट्स देयर फॉर एज़ अ रोल मॉडल, जब हमने उनको नहीं समझा, तो हमने अपनी आइडेंटिटी नहीं समझी। जब आइडेंटिटी नहीं समझी, तो दुनिया हमें जहाँ लेकर गई, हम उसके पीछे चल पड़े। ये पॉलिटिकल साइंसेस का उसूल है कि दुनिया में जब भी जो कौम गलबे में होती है, कल्चर भी उसी का चलता है। हुँ, हुँ, हुँ। जो कौम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली पावरफुल होती है, कल्चर भी उसी का चलता है। तो आज अगर अंग्रेज़ पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हैं, तो कल्चर भी उन्हीं का चल रहा है। ऑन द अदर हैंड, हमने अपने अनफॉर्चुनेट ये जो पिछले 400-500 साल गुज़रे हैं,
इन 400-500 सालों के अंदर जिस तरीके से अपनी मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ को हम गंवाते रहे, यहाँ तक कि फिर कॉलोनियल दौर आया और उस कॉलोनियल दौर में हमें ये बताया गया, वो कौन लॉर्ड था, मैं इस वक्त नाम भूल रहा हूँ, कि उसने ये कहा कि आई हैव ट्रैवल्ड द वेस्ट एंड द ईस्ट एंड द नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द सबकॉन्टिनेंट एंड दीज पीपल आर लिविंग विद सो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू इन्वेड देम। लिहाजा करें क्या? माई रिकमेंडेशन इज टू चेंज देयर एजुकेशन सिस्टम by which they will become, ये अल्फाज हैं, by which they will become brown whites। ब्राउन वाइट तो आज हम गंदुमी रंगत वाले गोरे गोरे हैं। That's how we think, that's how we feel, that's how we see things, and that's how we operate in this world। तो ये जो आपने बात की थी ना कि क्यों हम उनको वो नहीं कर रहे, उसकी वजह ये है कि हम उनको इतना आइडियलाइज कर लिया है कि उनकी बुरी बातों पे भी हमें इतना ज़्यादा अफसोस नहीं होता। नाउ इमेजिन इस किस्म की एप्स्टीन फाइल्स, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, मैं सिर्फ एनालॉजी के लिए जी दे जी रहा हूँ, बिल्कुल ये एप्स्टीन फाइल्स कोई मदारिस फाइल्स होती सर। आज CNN, BBC, दुनिया के आप सारे वर्ल्ड चैनल उठा लें, सारा सोशल मीडिया उठा लें, क्या हो रहा होता? सर मेरे ख्याल में तो हमला कर देते एग्जैक्टली यही अगर एप्स्टीन नहीं हाँ। मदारिस इसको रिप्लेस कर दे माज़अल्लाह, सही बात तो क्या होता? लेकिन यही अगर चूंकि हमारे बनाए हुए आइडियल्स हैं तो हम उनके ऊपर बात नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि अगर हमने इनको आइडियल ना माना तो फिर हम कहाँ जाएंगे? और आइडेंटिटी क्राइसिस इस दर्जे का हो गया है कि अगर इनको आइडियल ना माना तो हमें ये भी नहीं पता कि इनको आइडियल ना मान के कहाँ जाएं। हाउएवर अल्लाह का एक निज़ाम, और अल्लाह कुरान में भी ये बात कहता है कि इवेंचुअली मैं तुम्हें ऐसी ऐसी निशानियां दिखाऊंगा, हत्ता यतबय्यन अन्नहुम अन्नहुल हक, यहाँ तक कि तुम पर वाज़े हो जाएगा कि ये कुरान और ये इस्लाम ये बरहक है। तो आज आप देख लीजिए कि आपकी मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाने वाले लोग और ह्यूमन राइट्स के दर्स देने वाले लोग, ह्यूमन राइट्स की बातें करने वाले लोग आज क्या हाल कर रहे हैं? आज एप्स्टीन में उन्हीं के नाम आ रहे हैं। वो लोग कि जिन्होंने हमें फोर्स किया थ्रू सो मैनी सोशल एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची का निकाह जायज़ नहीं है, ये ज़्यादती है, वो किस किस्म की ज़्यादती कर रहे हैं और किस लेवल तक गए। तो वो डार्क साइड ऑफ द वर्ल्ड है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खोल रहे हैं, एंड नेचर हैज़ इट्स ओन वेज टू ओपन द सैटेनिक वर्क दैट व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। अच्छा आपने अभी एक बात की कि रोल मॉडल जो है हम उनको बना रहे हैं जबकि जिन्हें हमें रोल मॉडल बनाना चाहिए उनकी तरफ हम उनको अपना रोल मॉडल नहीं बनाते। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए हम उनसे मोहब्बत के दावे भी बहुत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपनी महफिल में डिस्कशन भी करते हैं, नात ख्वानी भी होती है, बात भी होती है और हम कहते भी हैं कि हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। सही है। और हमारे ईमान का हिस्सा है कि अगर अपनी, मेरे ख्याल में मैं अगर गलत ना बोल रहा हूँ, कि अपनी औलाद और अपनी माल से ज़्यादा मोहब्बत इस तरह की अपनी जान से बढ़ के मोहब्बत जान से बढ़ के से होनी चाहिए, बिल्कुल। तो ये हम बिलीव तो करते हैं ना इस पे, और रोल मॉडल हम चूज़ करते हैं एक ऐसे रैंडम बंदे को जिसका हमें ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, ऑन द बेसिस कि यार उसकी नेटवर्थ इतनी है तो यार ये हमारा रोल मॉडल है। तो वेयर वी वेंट रॉन्ग बेसिकली। ओके, तो आई थिंक इसके मल्टीपल पहलू हैं, लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं उसकी अज़मत आपके दिल में होती है, और अज़मत और मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि आप उस शख्स को जानते हो, आपको ये पता हो कि उसने आपके लिए क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई आस्क यू हू वाज योर फर्स्ट मेंटर, हू गॉट यू द फर्स्ट जॉब, राइट? और या किसने आपकी किसी ऐसी सिचुएशन में जब आप बहुत फंसे हुए थे, उसने आपकी मदद करके आपको ला के एक लेवल पे खड़ा कर दिया, उसके आप एहसानमंद भी होंगे, उसकी एक मोहब्बत का भी जज्बा ऐसा ही है। होगा, उसकी मानना भी चाहेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमें पता ही नहीं है। कोई बात है ना कि जब मेरी रीच ही नहीं है असल ब्रांड तक, तो मैं जो वो कॉपी पे गुजारा कर लेता हूँ, राइट? ब्रांड तो मुझे चाहिए। तो ये रीच तो रोकी गई है। जो मेरा सवाल है, क्या क्यों नहीं है हमारी रीच? हम तो उनके बारे में इस्लामियत में भी पढ़ते हैं। हम जब कुरान पढ़ते हैं तो उनके बारे में हमें पता चलता है, अपने मौलवी साहब से भी पता चलता रहा। लेकिन उस तरह नहीं प्रेज़ेंट किया गया। जैसे आप एक बता रहे थे ताइफ़ का वाक़या, तो आपने कहा था कि अगर उसका इम्पैक्ट हमें कोई बता देता, तो वो द इम्पैक्ट इज़ मिसिंग। उसकी वजह ये कि इस्लामियात जो हमने पढ़ी वो ग्रेड्स के लिए पढ़ी, और ये अगेन इट गोज़ बैक टू द होल टू टू थिंग्स। नंबर वन, तरबियत जो कि मिलनी थी घरों से, वो आउटसोर्स हो गई, और जो आउटसोर्स हुई इस एजुकेशन सिस्टम में, जो कि
if somebody ask me कि मैंने O levels, A levels, bachelors, masters की जर्नी मुझे क्या सिखाया उसने, इन वन वर्ड अगर मैं कहूँ तो मुझे मटीरियलिज्म सिखाया। तो जब वो मटीरियलिज्म मुझे सिखाया है तो फिर वो एथिक्स और वो मॉरल वैल्यूज उस तरीके से मेरे अंदर आई नहीं, मुझे बताया नहीं गया। सॉरी मैं ट्रैक लूज कर गया, तुम्हारा सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि हम जो है रोल मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों हमारे नहीं लिए बना क्यों पाते? नहीं बना पा रहे? तो उसकी वजह यही है कि हमें शुरू से क्योंकि सिखाया ही ये गया कि यही दुनिया है जिसमें आगे बढ़ना है। एक तरफ तरबियत का पहलू, दूसरी तरफ वो एजुकेशन सिस्टम जो इंसान को मटीरियलिज्म की तरफ लेके जाती। तो वो आइडेंटिटी जो कि हमें बचपन में मिल जानी चाहिए थी, फॉर एग्जांपल जो हम बात ताइफ वाली कर रहे थे, व्हाई इज इट दैट इस्लामियात का टीचर वही होता है कि जो बेचारा कुछ और नहीं पढ़ा सकता, उसको अगर सैलरी भी सबसे कम और मिलती है। सैलरी भी उसको सबसे कम मिलती है, तो वो क्या इनकलकेट करेगा? मैं बोलता हूँ लोगों से कि ताइफ के वाक़े के अंदर हम सबको पता है प्राइमरी से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औबाश लड़कों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टखनों का निशाना ले के पत्थर मारे, कंकरियाँ मारी, और उसकी तकलीफ़, उसका हाल ये था, इतना खून बहा कि उनके पाँव मुबारक उनके जूतों में चिपक गए। कैन वी फील इट इवन? कैन वी इवन कॉम्प्रिहेंड व्हाट वुड हैव हैपेंड? एंड दिस जेंटलमैन हू इज़ द मोहसिन इंसानियत, हू इज़ इमामुल अंबिया, एंड ही इज़ फेसिंग ऑल ऑफ दिस व्हाई? लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, लोगों को सही रास्ते की तरफ लाने के लिए। बट हैव वी फेल्ट इट रियली? हमें पता है 3 साल शेब बनी हाशिम, सोशल बॉयकॉट, इकोनॉमिक बॉयकॉट, और खाने को कुछ नहीं होता था, लेदर उबाल के पानी दिया जाता था, ये सबको बचपन से पता है। हैव वी फेल्ट इट? किसी ने हमें कहा कि बेटा तू तो 3 घंटे भूखा नहीं रह सकता। इट वाज 3 इयर्स बैक देन, एंड दिस इज हु योर नबी, योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड व्हाई डिड ही डू ऑल ऑफ दैट? लोगों को अल्लाह की तरफ लाने के लिए, लोगों को तो एक बड़े मकसद के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। एक बहुत बड़े मकसद के लिए मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा गया। जब वो मकसद हम भुला बैठे तो अपनी आइडेंटिटी भी भुला बैठे। जब आइडेंटिटी हम भुला बैठे हैं तो आज माज़रत के साथ मोहम्मद अली, रामचरण और जॉर्ज में कोई फ़र्क नहीं है एज़ अ विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड व्यू। जॉर्ज बिल्कुल। चर्च जाता है, रामचरण मंदिर जाता है, मोहम्मद अली मस्जिद जाता है। लेकिन सुबह और शाम दोनों की सेम है, सेम है। करियर एस्पिरेशंस एक Same. जैसी हैं, मकासद ज़िंदगी के एक जैसे एक हैं। जैसे। वजह ये है कि जो असल फ्रेमवर्क्स थे वो हम भुला के इतना इर्रेलेवेंट हो गया वो हमारे लिए कि जिसके बाद अब सिर्फ दुनिया और दुनिया ही के आइडियल्स हमारे लिए आइडियल्स। मेरे पास वर्ड्स नहीं है अभी जो आपने वाक़यात का ज़िक्र किया, वाक़ई हमने उसका इम्पैक्ट शायद कभी फ़ील नहीं किया। अच्छा, थोड़ा-सा टॉपिक मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, ऐसा ना लगे कि कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई। एप्स्टीन फाइल्स में अगर हम ज़िक्र कर रहे थे, उसमें जिन लोगों का नाम है, नाम ले लेता हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प का नाम है, इलॉन मस्क का नाम है, स्टीफन हॉकिंग, जी हाँ, अ, बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। समझ नहीं आ रहा कि वो तो अब ये इतने पावरफुल लोग दुनिया के, सही है, इनका नाम भी आ गया, इन्हें ये एक्सपोज़ भी हो गए, इन पूरी एक इनके पीछे मतलब ज़ाहिर सी बात है एप्स्टीन फाइल रिलीज़ होने से पहले पूरी एक कानून साज़ी हुई। ये इतनी आसानी से कैसे हो गया? मतलब इतने पावरफुल लोग इतनी आसानी से एक्सपोज़ हो गए, तो ये इनका कोई हिडन एजेंडा है या ऑफ व्हाट डू यू कोर्स थिंक? हिडन एजेंडा है, एंड आई थिंक इन पावरफुल लोगों के पीछे और बड़ी पावर्स है ना, और बड़ी पावर्स हैं, और वो बड़ी डीप पावर, स्टेट हैं इनसे जो बड़ी काम कौन कर पावर? रही हैं। वो डीप स्टेट के जो कि इस पूरे ऑर्डर को लेके चलना चाहती हैं। तो अब जिन लोगों के नाम आए हैं उनको भी एक्सपोज किया गया है विद अ पर्पस। अ पर्पस कुड बी कि अल्लाह यानी इंसान के बंदे बन जाओ, बंदे के सही, पुत्र बन जाओ, हमारे एजेंडा से हट के कुछ ना करना। अनदर पर्पस कुड बी कि ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू ड्रॉप हिम। ओके, ठीक है, इसने अपना काम कर लिया, अब दूसरे मोरे को लेके आएंगे। सो इट्स ऑल अ गेम ऑफ पावर, पावर फॉर पॉलिटिक्स, पावर फॉर इकोनॉमी, एंड पावर टू एक्चुअली ग्रैब द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज। तो ये तो जो आपने बात की कि एप्स्टीन में कैसे हो गया, ये तो इस ऐसे हो गया कि इन पावरफुल लोगों के पीछे और पीछे पावरफुल। अब एप्स्टीन ने अगर ये किया, वो जो बंदा था, तो क्यों किया होगा? सिर्फ इसलिए थोड़ी कि उसने पैसे कमाने थे, पैसे तो उसके बाद बहुत थे, 2 आइलैंड्स तो आइलैंड्स ओन करता था। लेकिन अगेन पावर गेम के लिए, और कल को इन्हीं लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, और उसके पीछे कौन लोग थे? और बड़ी पावर्स मौजूद थी।
और बड़ी पावर्स आप बार-बार कहते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो थोड़ा खुल के अगर बात कर लें। तो बेसिकली व्हाट वी कॉल अ डीप स्टेट ना, एक तो ओके, स्टेट होता है जो हमें सामने नज़र आ रहा है, सही। कॉन्स्टिट्यूशन है, सिस्टम्स हैं। एक होते हैं डीप स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड्स के जो कि बेसिकली हम जिसे कहते हैं कि वो किंग मेकर्स जिसे एक हुँ, नॉर्मल ज़बान में इस्तेमाल की जाती है। वो डीप स्टेट्स जो हैं वो लोग पावर पॉलिटिक्स और इन चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं कि हू टू कम, हू टू प्ले विद, वेयर टू प्ले, हाउ टू हुँ, विन, हू टू ड्रॉप, हू टू पिक। तो ये सारे काम जो है वो डीप स्टेट्स कर रहे होते हैं। अब देखो 2 एरियाज़ के ऊपर तो इन्होंने कंट्रोल किया है ना। नंबर 1 पॉलिटिक्स, हुँ, पॉलिटिकल कंट्रोल किया है। बिल्कुल। नंबर 2 इकोनॉमिक कंट्रोल। अब ये जितने आपके बड़े-बड़े इदारे हैं उन्होंने इकोनॉमिक कंट्रोल किया है वर्ल्ड रिसोर्सेज के थ्रू। और ये जितनी भी ये स्टेट्स हैं इन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल किया है, कहीं डेमोक्रेसी के नाम पे, कहीं किंगडम के नाम पे, कहीं और किसी नाम पे। अच्छा, मैं ऐसे ही आपने कहा कि मे बी दे वांट टू ड्रॉप देम ऑफ, लेकिन जो जो नए लोग जिनको वो आगे लाना चाहते हैं, वो भी तो ये देख रहे होंगे ना कि यार इन्होंने तो इनको डिस्पोज़ कर दिया। तो ये तो अगेंस्ट उनके अगेंस्ट चली जाएगी, डीप स्टेट के अगेंस्ट चली जाएगी ये बात। नहीं, अगेंस्ट इसलिए नहीं जाती कि उनके पास अब चॉइस नहीं रहती ना फिर। वो कैसे निकलें? वो तो उसके अंदर फँसे हुए हैं। वो तो उस सारे गेम के अंदर इस तरह फँस चुके होते हैं अक्सर और बेशतर, और फिर उन्हें ये पता होता है कि यार दिस और नथिंग। तो आज आप मुझे बताइए ना कि आपके मुसलमान हुक्मरानों के पास इतना पैसा है कि योर वन एंड दिस इज़ फ़ारेनहाइट 9/11 आई एम रेफरिंग टू। Bin Laden group alone owns 4.7% of the US, and these are the numbers back in 2001 जो हुँ, उस डॉक्यूमेंट्री में दिए थे। तो हमारे पास इतना पैसा है, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके बावजूद क्यों झुके जा रहे हैं? बिकॉज़ हमने अपनी डोरें उनके हाथों में इस तरीके से पकड़ा दी हैं, दे दिया है, इस तरीके से अपने ऊपर उनको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल का बना लिया है कि हम खुद अक्सर व बेशतर पॉलिटिकल लेवल पे मजबूर हो गए। एंड देन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा हुँ। इज़ नॉट देयर एनीमोर। हम कहते तो हैं कि हम सारे मुसलमान हैं या इतने मुसलमान ममालिक हैं, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा इज़ नॉट देयर एनीमोर। आपने 9/11 का ज़िक्र किया, तो उससे ही मुझे ख़्याल आया कि एक 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 वॉरफेयर परसेप्शन वॉरफेयर मुसलमानों के खिलाफ स्टार्ट की गई, सही है? और वहाँ पे हमें बोला गया है कि बहुत सारी चीज़ें बोली गई, लेकिन इस टॉपिक के रेफरेंस से जो अगर मैं कुछ बात करूँ तो उसमें हमें एक बात ये भी की गई कि यार ये चाइल्ड मैरिजेज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ये वुमेन को राइट्स नहीं देते एंड ब्ला ब्ला। एंड देन टर्न्स आउट लाइक व्हाट 25 इयर्स लेटर या कि दे देमसेल्व्स आर इन्वॉल्व इन दीज़ हीनियस क्राइम्स। चाइल्ड मैरेजेस तो छोड़ो, उन्होंने तो जो बच्चों के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब उस लिमिट है। मतलब कुछ ईमेल्स तो ऐसी हैं कि उन्होंने कैनिबलिज़्म तक हुआ। और अभी भी जो है मुसलमानों का परसेप्शन ये है कि बेसिकली वी आर द कल्प्रिट्स। तो हम अपनी ये परसेप्शन मैनेजमेंट को कैसे बेहतर कर सकते हैं? एज़ एन इंडिविजुअल मैं क्या कर सकता हूँ? एज़ अ सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं? और एज़ अ मुस्लिम वर्ल्ड लीडर वो अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं इसमें? देखिए, अगेन इफ यू टॉक अबाउट कि हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें पहली चीज़ तो ये है कि गेट बैक टू बेसिक्स। सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को हमें सॉल्व करना होगा। वी हैव टू आंसर हू आर वी रियली? हुँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है? मैं एक एचआर प्रोफेशनल तो हूँ, मैं एक पायलट तो हूँ, मैं एक डॉक्टर तो हूँ, लेकिन मेरी आइडेंटिटी क्या है? क्योंकि जब तक आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगी, आपको रास्ता भी नहीं पता चलेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम आइडेंटिटी को अपनी क्लियर करें। वो आइडेंटिटी कहाँ से मिलेगी? अगेन वो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मिसाल दे रहा था कि आपने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया और उसके साथ एक इतना वो कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है कि आपने कहा यार मैं ऑपरेटिंग मैनुअल के बगैर ये कोई चला नहीं सकेगा। और हुँ, आपने वो प्रोग्राम मुझे दे दिया और मैं आपसे कहूँ कि अज़हर साहब ऑपरेटिंग मैनुअल डालने साइड में मैं खुद ही देख लूँगा। हुँ, तो मैं क्या हशर करूँगा उस प्रोग्राम में? ऐसा ही है। तो वही सिचुएशन आज हमारे साथ है कि जिसने ये इस यूनिवर्स को बनाया, जिसने हमें बनाया, उसने एक ऑपरेटिंग मैनुअल दिया और कहा कि अगर कामयाबी चाहते हो तो इस मैनुअल के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारो। हमने कहा ये फ्रेमवर्क छोड़ो, हम खुद इंसान बताएँगे कि क्या सही है, क्या गलत। तो फिर जो हो रहा है वो कम है। एंड दिस रिमाइंड्स मी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। आप अभी कह रहे थे ना कि यार कैनिबलिज़्म की तरफ जा रहे हो, क्या-क्या लेवल की चीज़ें हैं कि जो हुँ, लाशों के साथ क्या-क्या किया उन्होंने। गोश्त का खाना यानी को इनकॉम्प्रिहेंसिबल इनकॉम्प्रिहेंसिबल। तो हदीस है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब तुम में हया ना रहे, तो जो चाहो करो। एक्सप्लेन्स इट ऑल। इसीलिए फिर दूसरी एक हदीस मिलती है कि हया और ईमान साथ-साथ जाते हैं। एक जाती है तो एक जाता है तो दूसरा भी चला जाता है।
हया और ईमान साथ साथ हैं, एक जाता है तो दूसरा भी चला जाता है। इट एक्सप्लेन्स कि वो इतना एफर्ट क्यों करते हैं कि अपनी फ़िल्मों में दिखाते हैं बेहयाई, अपने ड्रामों में दिखाते हैं। बिकॉज़ दे उनका अल्टीमेट टारगेट ये है कि एक लादीनियत वो एक उन्हें सोशल इंजीनियर, एब्सोल्युटली वो एक सोशल इंजीनियर। देखें आज जितने भी साइंटिस्ट्स हैं, बड़े बड़े जितने साइंटिस्ट हैं ना, उनकी बुनियाद है एथिज्म, क्योंकि खुदा का कोई तस्वर साइंस में मौजूद नहीं, क्योंकि साइंस 5 सेंसेस से बाहर की बात नहीं करती। बिल्कुल। तो एथिज्म, लिबरलिज्म एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। और फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे जो है कि वो एपिस्टेमोलॉजी जो कहलाती है कि द वे वी विल लर्न थिंग्स। तो हमने यानी इंसानों ने ये फैसला किया कि हम सिर्फ हमारे इल्म की बुनियाद सिर्फ वो होगी कि जो हमारे 5 सेंसेस तक में आते हैं, जो हम देखेंगे, जो सुनेंगे, जो पढ़ेंगे, उससे जो इन्फर कर सकते हैं, और जो कुछ हमारे पास फिजिकली मौजूद है, इंटेलेक्चुअली सामने मौजूद है, उसके मुताबिक हम अपना इल्म हासिल करेंगे। जबकि ये सिर्फ एक साइड ऑफ द कॉइन है। द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज द डिवाइन सिस्टम एंड द डिवाइन नॉलेज। जब आपने उसको हटा दिया तो फिर अब आप जाएंगे एथीज़म की तरफ, आप जाएंगे लिबरलिज्म की तरफ, आप जाएंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ। इसीलिए आप देखें कि जितने साइंटिस्ट्स हैं, आपको ये बड़े बड़े नाम, आपने स्टीफन हॉकिंग का भी नाम लिया, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन खुदा और कौन सी आखिरत। आपने और ही जितनी बड़ी पॉलिटिकल पावर्स का नाम लिया, दे मे बी क्रिश्चियन, सम मे बी जूस, एंड फॉर दैट मैटर सम मे बी मुस्लिम्स बाय रिलीजन, लेकिन डीप डाउन दे आर ऑल रॉकिंग द सेम बोट, और उसी के अंदर वो चल रहे हैं। अब मेरा सवाल वही प्रैक्टिकलिटी की तरफ ये है कि हम परसेप्शन, ये जो हमारा परसेप्शन बना हुआ है, इसमें इन्वॉल्व तो चले, अगर आपने मुसलमान को भी इन्वॉल्व किया कि इसमें थे शायद, तो जो दूसरे रिलीजन थे वो भी तो इन्वॉल्व थे, लेकिन सारी तोपों का रुख हमारी तरफ ही क्यों आता है? तो इस परसेप्शन मैनेजमेंट को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? अपनी परसेप्शन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उनको प्लीज़ करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए कि हमें अपने आप को, हम तो खैर उम्मा है ना, हमें बिल्कुल। अपना अपना परसेप्शन पे तो हमें काम करना चाहिए। तो व्हाई वी आर लैकिंग सो बिहाइंड इन दिस फील्ड? अ, देखो हर चीज़ के मिलने की एक जगह होती है। अगर मुझे जूते चाहिए तो मैं जूते की दुकान पे जाऊँगा, मैं टेलर के पास नहीं जाऊँगा, बिल्कुल, राइट? मैं टेलर के पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी लेके चला जाऊँ, मुझे वहाँ वो जूते मुझे नहीं ला के कहीं से दे देगा, लेकिन जूते वहाँ नहीं मिलेंगे, राइट? सही बात है। इसी तरह मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैंने मोबाइल फ़ोन अगर छोड़ दिया है गाड़ी में, अब मैं सारा वक़्त आपके पूरे ऑफ़िस में मोबाइल फ़ोन ढूँढता रहूँ, सूरह यूसुफ भी पढ़ लूँ, इन्ना लिल्लाह सब पढ़ लूँ, मुझे मोबाइल फ़ोन नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो तो गाड़ी में पड़ा है। गाड़ी में। बिल्कुल इसी तरह जिस परसेप्शन मैनेजमेंट की बात आप कर रहे हैं, जिस आइडेंटिटी क्लैरिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिस ट्रू गाइडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो है कुरान में। सही। उसके बाहर कहीं भी ढूँढते रहिए, ना वो हमें साइंस में मिलेगी, ना वो सोशल साइंसेज़ में मिलेगी, ना वो ऐवानों में मिलेगी, ना वो कहीं और मिलेगी। जहाँ वो रखा हुआ है, रखी हुई है, वो वहीं पे मिलेगी। सो गेटिंग बैक टू योर पॉइंट कि परसेप्शन मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो अपनी आइडेंटिटी की क्लैरिटी की ज़रूरत है ना। सही। और उसके बाद वो मिलेगी कहाँ से? उसके लिए हमें कुरान से जुड़ना पड़ेगा। कुरान हकीम वो फ्रेमवर्क है, हमने जैसे सिर्फ़ सवाब की किताब समझ के आज तक ले लिया है। पूरे कुरान में अल्लाह ताला ये कहीं नहीं कहता कि कुरान पढ़ो इससे सवाब मिलेगा। हदीस में आता है और बिल्कुल ठीक बात है, सवाब मिलता है। हुँ, बट दैट वाज़ नॉट द पर्पस। द पर्पस वाज़ टू गिव यू अ थियरी एंड प्रिंसिपल्स एंड अ फ्रेमवर्क बाय व्हिच यू कैन सक्सीड इन दिस लाइफ एंड हियरआफ्टर। तो सही। आज अगर हमें अपने परसेप्शन को बेहतर करना है तो हमें उन वैल्यूज़ पे जाना पड़ेगा कि जिन वैल्यूज़ को, जो वैल्यूज़ हमें डिवाइन गाइडेंस के अंदर, डिवाइन नॉलेज में मिलती है। दुनिया के अंदर साइंसेज़ में ज़रूर हम आगे से आगे जाएँ, रिसर्च भी करें, डेवलपमेंट भी करें और बहुत सारे काम करें। लेकिन जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, वो कहाँ मिलेंगे हमें? वो हमें कुरान से कुरान और मिले। हदीस में मिलेंगे। अच्छा उसामा भाई, आपकी बातों से मैं ये समझा हूँ कि वी नीड टू गेट टू द बेसिक्स। सही है, लेकिन हमें थोड़ा-सा बेसिक्स एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट आर द बेसिक्स? देखिए किसी भी इंसान की ज़िंदगी के 6 डायमेंशंस हैं। 3 का ताल्लुक उसकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ से है, 3 का ताल्लुक उसकी कलेक्टिव लाइफ से। सो एज़ एन इंडिविजुअल आई विल हैव और आई डू हैव सम बिलीफ सिस्टम। बेस्ड ऑन दैट आई विल फॉलो सम मोड्स ऑफ वर्शिप। आई विल ऑफर प्रेयर्स और आई विल डू एक्स और वाई और ज़ेड। सही। कोई भी रिलीजन को फॉलो करने वाला हो, एंड बेस्ड ऑन दैट मेरे कुछ कल्चरल नॉर्म्स भी होते हैं कि मैं शादी ब्याह में क्या करूँगा, किसी का इंतकाल हो गया तो क्या होगा, व्हाट आर द कल्चरल नॉर्म्स। तो ये इसका ताल्लुक मेरी एक इनफरादी ज़िंदगी से, इंडिविजुअल लाइफ से होता है।
देयर आर 3 डायमेंशंस जिसका ताल्लुक मेरी सोशल लाइफ और कलेक्टिव लाइफ से। अब कोई भी इंसान अकेला तो नहीं रह रहा जंगल में। जब वो एक जगह रहेगा, एक फैमिली है, वो फैमिलीज़, बहुत सारी फैमिलीज़ एक जगह जमा होंगी, तो एक सोसाइटी क्रिएट होगी। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि जब ये सोसाइटी क्रिएट होगी तो इनकी कोई ना कोई समाजी अक़दार, कोई सोशल वैल्यूज़ होंगी, बेस्ड ऑन व्हिच दिस सोसाइटी विल डिसाइड व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, राइट? इसी तरीके से इनका कोई ना कोई लेन-देन होगा, कोई खरीद रहा होगा, कोई बेच रहा होगा, कोई ट्रेडिंग होगी, कोई माल कमाने का तरीका होगा, तो कोई ना कोई इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए। बिल्कुल। एक माशी निज़ाम चाहिए जो इस पूरे के पूरे इकोनॉमी को ड्राइव करे। और इस सारे पीस को चलाने के लिए देयर हैज़ टू बी अ रूलिंग मैकेनिज़्म कि एक रूलर्स हों और बाकी जो है वो रियाया हो या अवाम हो, व्हाटएवर यू मे कॉल इट। सो देन यू नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम। सो यू हैव गॉट 6 डायमेंशंस ऑफ आवर लाइव्स: belief system, modes of worship, cultural norms, economic system, political system, and social system. Now, Islam says, Quran says, Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran that Islam is the complete code of life across all these 6 dimensions. हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हमने इन इंडिविजुअल 3 सतह पर तो कुछ ना कोई अकायद, इबादत, रसूमात, वी आर वेरी वेरी प्रोन, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी ख़ास तौर से रिलीजियस सर्कल्स हैं वो उसमें बड़े फिक्सेटेड इन अ गुड सेंस कि वो बड़े सॉलिड उसको फॉलो करते हैं। लेकिन आपका माशी निज़ाम, आपका माशरती निज़ाम और आपका सियासी निज़ाम, योर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, दे हैव जस्ट एज़ इफ दे आर इर्रेलेवेंट टू इस्लाम नाउ। उसकी वजह यह है कि पिछले 400-500 साल में जो डिटोरिएशन आया है उम्मत मुस्लिमा में, और फिर उसके बाद मेजॉरिटी मुस्लिम ममालिक, आपको पता है कि वो कॉलोनियल दौर से गुजरे और ग़ुलामी के दौर से गुजरे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक इस्लाम है, वेयर इस्लाम इज़ प्रेजेंटेड एज अ सिस्टम ऑफ लाइफ, ये कहीं पीछे रह गया और इस्लाम मुक़य्यद होके रह गया, क़ैद होके रह गया मसाजिद में या हमारी कुछ बहुत छोटी-छोटी रसूमात के अंदर और प्रैक्टिसेस के अंदर। एंड दैट्स वेयर द गड़बड़ स्टार्ट्स। यहाँ ये वो जगह है कि जहाँ से गड़बड़ शुरू हुई कि जब हमने इस्लाम की सोशल वैल्यूज़ को नहीं इम्प्लीमेंट किया और ना सीखा, तो फिर हमने वो कभी हिंदू से इम्पोर्ट किया और कभी वेस्ट से इम्पोर्ट किया। वो जो इकबाल उस वक्त कह गया था, आप सोचिए इन द 1930s कि वज़ा में तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये है वो मुसलमान जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। तो ये तो उस वक्त का हाल था। आज वी आर सिटिंग इन 2026, अराउंड 90 इयर्स, राइट? तो आप देखेंगे मजीद डिटोरिएशन हुई। बिल्कुल। तो इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे पहली समझने की है वो ये कि इस्लाम इज़ अ सिस्टम ऑफ लाइफ, इट्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, एंड व्हेन आई से अ सिस्टम ऑफ लाइफ, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट अनलेस इट इज इम्प्लीमेंटेड। इस्लाम, अल्लाह कहता है इस्लाम दीन है, एक सिस्टम है, और सिस्टम अपनी इम्प्लीमेंटेशन चाहता है। जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं है, आप किसी और सिस्टम पे रह रहे हैं, मैं किसी और सिस्टम पे रह रहा हूँ। वो एक बहुत सॉलिड थियरी है, बहुत सॉलिड फ्रेमवर्क तो है, लेकिन वो कहीं इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो वो सिस्टम नहीं कहला सकता। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। एक आपने बताया 3 हैं जो जिसका ताल्लुक इंडिविजुअल से है, सही है, और 3 डायमेंशन है जिनका ताल्लुक है आपका कलेक्टिवनेस। अच्छा, जब इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग, आपने जैसे है भी बात सही भी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हैं इन अ गुड वे, बट ये सिस्टम जब बनाने की बात आती है तो वी आर नॉट वेरी कीन। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक जस्ट बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट ओवर हियर, मैं अगर ये समझने की कोशिश करूं कि यार हम सिस्टम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए, तो क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, अब पाकिस्तान में अगर वो सिस्टम इम्प्लीमेंट कर होना है या है ना, पाकिस्तान नीड्स टू टॉक टू द अदर सिस्टम आउट ऑफ पाकिस्तान, सही है, लेकिन ये जो सिस्टम है ये उस सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ कर भी दूं सिस्टम को इम्प्लीमेंट, तब भी दिस सिस्टम इज बाउंड टू फेल, क्योंकि ये जो बाहर के सिस्टम से बात ही नहीं कर पाएगा। आप तो टेक्नोलॉजी के हैं, तो आप तो इस चीज़ को समझते हैं। हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये है अज़हर कि क्यों नहीं कर पाएगा? व्हाई डू यू थिंक दैट द इस्लामिक सिस्टम इज़ नॉट कंपैटिबल विद द ग्लोबल सिस्टम? Unless the global system doesn't want to work with the Islamic system. Global system is going towards, not decentralized currencies, Bitcoin और all जो बहुत सारी हैं। हाँ, हमारे पास तो मुझे नहीं पता कि इस पे क्या फतवा है अभी तक, लेकिन मुझे ऐसे, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद ये तो हम इसको अलाउ ही नहीं करते होंगे नहीं, बात इस्लामिक यह है कि प्रिंसिपल में। बिटकॉइन
अलाउ है, हलाल है, जायज़ है, नहीं जायज़, ये एक अलग बहस है। डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज़ में क्या मसला है? इसमें तो कोई मसला नहीं। अच्छा, डिसेंट्रलाइज करेंसी में हाँ, मसला नहीं है। मतलब आप देयर इज़ so we've got the framework. There is the way Islam और जो अल्लाह ने निज़ाम दिया है ना, जो सिस्टम दिया है, we've got all the frameworks. So there is something called saman. Whatever is going to come in the definition of saman can be taken as currency. समन क्या है? ऐसे अब उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना। थोड़ा सा बता दें, आपने छेड़ दिया तो। तो बेसिकली देखिए, किसी भी चीज़ को ये कहने के लिए कि वो कमोडिटी है या वो पैसे या माल कि उसमें आ सकती है, ये वो डेफिनेशन है जो उलमा ने दे रखी हैं, बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ जो है वो समन बन सकती है और कौन सी चीज़ समन नहीं बन सकती। फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ पेपर, अगर वो 5,000 रुपए का नोट है तो इन इटसेल्फ तो उसकी वैल्यू नहीं है ना, लेकिन वो सर्टेन डेफिनेशंस में आता है और उसके पीछे एज पर गवर्नमेंट गोल्ड मौजूद है, तो वो समन बन जाता है। तो हाउ कम दिस डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, बिकॉज ये तो बैक्ड बाय गवर्नमेंट भी नहीं है। तो मेरा नोट तो हाँ, कम से कम गवर्नमेंट कुछ प्रॉमिस, नोट इज अ प्रॉमिसिंग नोट ना, कि गवर्नमेंट का प्रॉमिस है वो बेसिकली। बट दीज करेंसीज अगर मैं इनकी बात करूं तो ये तो देखिए, प्रॉमिस नोट नहीं है। डिसेंट्रलाइज से मतलब मेरा ये था कि फॉर एग्जांपल यूएस पैक्ड नहीं है, डॉलर पैक्ड नहीं है, आप उसको अपनी एक फॉर एग्जांपल करेंसी बना लें और बनाने के बाद आप कहें कि भाई हम तो इसी में डील करेंगे, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, अगर वो समन की डेफिनेशन पे उतर रहा है। हाँ, तो मैं वही तो बताया था कि जो हाँ, बाहर का सिस्टम है, दे आर गोइंग टुवर्ड्स पहले कार्ड करेंसी, पहले तो पेपर करेंसी पे आए। हमारे यहाँ यही इख्तलाफ है कि पेपर करेंसी की वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट बैक्ड बाय गोल्ड एनीमोर। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं कि नहीं जी पेपर करेंसी। फिर दूसरी बात, हम नेक्स्ट उसमें आए, फेज में आए कि भाई अब उन्होंने कहा कार्ड अब प्लास्टिक आ जाएगी। सही है, हम तो पेपर को ही नहीं मान रहे थे, वो प्लास्टिक ले आए। अब वो कह रहे हैं कि अब ये बिटकॉइन हमारी करेंसी होगा, ये मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो हमारे पास तो हमारा जो इस्लामिक सिस्टम है, जो जो प्रेमाइज करता है, अगर इकोनॉमिक सिस्टम की बात करूं तो गोल्ड और डिफरेंट फिजिकल ट्रांजैक्शन पे, तो वहां तो फिजिकल ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस सिस्टम से बात नहीं करेंगी। जब उस सिस्टम से बात नहीं करेंगी तो देयर इज़ फिर हमें एक ब्रिज बनाना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस तरह के जितने भी बड़े बड़े आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ये ऐसे नहीं होता कि वन फाइन मॉर्निंग द लीडिंग एलीट पावर साइंड अग्रीमेंट विद द लेसर पावर पीपल एंड ट्रांसफर्ड ऑल देयर पावर्स टू द लेसर वन, सही है। राइट? इट गोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग followed by the powerful people thinking that they are a threat to us now. फिर ये पावरफुल लोग क्या करते हैं, इन पर जुल्म सितम करके इनकी आवाज़ को, इनके मैसेज को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर ये लोग पक्के हैं, अपने कन्विक्शन पे खड़े हैं, तो फिर जानों की भी कुर्बानियाँ देते हैं, माल भी लगाते हैं, वक्त भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। एंड इवेंचुअली अ टाइम कम्स वेयर देयर इज अ रेवोल्यूशन। ये कभी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ रेवोल्यूशन। ईरान में जो कुछ हुआ और शाह उस दौर के शहंशाह को भागना पड़ा, वो भागना पड़ा। अभी लेटली जो श्रीलंका में हुआ, सॉरी बांग्लादेश में हुआ, अभी जो लेटली बांग्लादेश में हुआ, तो वो हसीना वाजिद ही थी, हसीना वाजिद। उनको भागना पड़ा। तो इस किस्म की जितनी भी, एंड इवन बाय द वे बांग्लादेश वाली भी कोई गवर्नमेंट टॉपल हुई है, कोई रेवोल्यूशन नहीं है। जी, जी, रेवोल्यूशन तो वो होती है कि आपने, अगेन जस्ट टू डिफाइन, एटलीस्ट वन ऑफ द कलेक्टिव सिस्टम चेंजेस ऑल टुगेदर। कोई ऐसा चेंज आए, कोई ऐसी तब्दीली आए जिसमें या तो सोशल सिस्टम मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाए, या इकोनॉमिक सिस्टम मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाए, या पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जाए, चेहरा चेंज ना हो, तो वो रेवोल्यूशन कहलाती है। तो अब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देखें, आप ये रशियन रेवोल्यूशन देखें, आप ये ईरान की रेवोल्यूशन देखें। अच्छा, तो इस किस्म के काम जो हैं और चेंज ऑफ पावर जो फिर रेवोल्यूशन के थ्रू होती है। अच्छा, नहीं, मेरा भी सेम आर्ग्यूमेंट वो यही था कि अगर मैं ईरान को भी ले लूँ यहाँ पे एग्जांपल, सही है, तो ईरान ने भी कोई इस्लामिक सिस्टम एज अ होल इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर वो उनके यहाँ भी तो पेपर करेंसी है ना, सही है, और जिसको हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता कि इस पे इस्लामिक रूलिंग क्या है, लेकिन जो एक सतही तौर पे जो मेरी बेसिक नॉलेज है वो यही बताती है कि यार क्योंकि द पेपर करेंसी इज़ नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, सही है, तो एक हवाई करेंसी सिर्फ गवर्नमेंट का एक प्रॉमिस है। उस पे भी वो जैसे हमारे यहाँ लिखा है, हामिले हाज़िर को मुतालबा पे अदा कर देगा, ये लिखा हुआ है। क्या चीज़ अदा करेगा ये नहीं लिखा। भाई क्या देगा? अगर मैं स्टेट बैंक ले जाऊँ कि भाई हाँ, ये वो ले क्या मेरा देगा 5,000, तो मुझे क्या देगा? सलाम करेगा, दुआ देगा, क्या हाँ, देगा? हाँ। नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा।
तो इसलिए जितना मुझे समझ में आया कि शायद ये सिस्टम इस्लामिक सिस्टम से कंपैटिबल नहीं है। तो मेरी वरी यही है कि या तो हम पूरी दुनिया में एक ग्लोबल सिस्टम लेकर आ सकें। अगर हम वो ग्लोबल सिस्टम नहीं लेके आ सकते, तो अगर हम एक पार्ट ऑफ वर्ल्ड में वो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो सिस्टम इज़ नॉट कंपैटिबल टू स्पीक टू द सिस्टम्स आउटसाइड दैट पर्टिकुलर एरिया। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, देखिए ये रेवोल्यूशन का ख़ासा होता है कि जब कोई जगह रेवोल्यूशन आती है ना, उसके पीछे कोई सॉलिड एटलीस्ट कोई ना कोई उसके पिलर्स होते हैं, या जुल्म के खात्मे के लिए, या कोई ना कोई उसका प्रेमिस होता है, कोई ना कोई एक कम से कम उनके अंदर एक पावरफुल चीज़ होती है जिसकी बुनियाद पे वो सिस्टम, वो रेवोल्यूशन आता है और वो सिस्टम खड़ा होता है। और उस रेवोल्यूशन का फिर खासा ये है कि इट एक्सपैंड्स, सही। इट एक्सपैंड्स नेचुरली। चाहे कम्युनिज्म हो, आप उसको देख लें, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, आप उसको देख लें, इट एक्सपैंड्स नेचुरली। सही। तो ये भी जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आएगी, तो सिस्टम यही होगा कि होगा किसी एक जगह, वो और एग्जाम्पल वो बन एक जाए। पूरे प्रोसेस से गुजर के उस लेवल पर खड़ा होगा कि अब वो एक दुनिया में मॉडल बनेगा कि भाई दिस इज व्हाट एन इस्लामिक सिस्टम इज ऑल अबाउट सही। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। और जब उसकी बरकतें दुनिया देखेगी, जो कि हिस्ट्री में हुआ, सो एट द टाइम ऑफ हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, अगर मैं नाम ठीक ले रहा हूँ तो, या उमर बिन अब्दुल अजीज, उमर बिन अब्दुल उमर अजीज आई थिंक। अब्दुल अजीज, ज़कात देने वाले मौजूद थे, लेने वाला कोई मौजूद ही नहीं था। बिल्कुल। यानी कैन यू इवन थिंक अबाउट एनी कंट्री टुडे जो इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो वहाँ पे, कि ज़कात देने वाला तो मौजूद है, सही। लेने वाला है ही कोई नहीं, मुस्तहिक ही कोई नहीं है। तो जब वो बरक़ात दिखेगा, दुनिया देखेगी, तो उसका फिर नेचुरल एक्सपेंशन बिकम्स नेचुरल। और फिर हम भी तो बहुत सारी दफ़ा, क्योंकि आज मगलूबियत का दौर है, तो बहुत सारी चीज़ें जो अदरवाइज़ एक्सेप्टेबल ना होती, आज हम एक्सेप्ट करने पे मजबूर हैं। तो इसी को आप उल्टा कर लीजिए ऐसे कि ही। जब वो रेवोल्यूशन आ जाएगा और एक जगह सक्सेसफुल हो जाएगा, तो जहाँ-जहाँ वो एक्सपैंड होगा, तो जो वहाँ के सिस्टम्स हैं वो कंपैटिबल होते चले, वो मजबूर होंगे इस बात सही। कि वो कंपैटिबल होते चले जाएँ। अच्छा उसामा भाई, आपकी बात से मुझे ये थोड़ा समझ में आया, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, लेकिन ये है कि जब भी हम ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और इस वक्त मैं उसको पाकिस्तानी कंसिडर करता हूँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो यानी कि वी कैन नॉट गो विद दिस सिस्टम अंटिल अनलेस वी डिसाइड टू स्केल बैक, अ, क्योंकि इनिशियल हिट तो लेनी पड़ेगी। देखें, स्केल बैक अगर आप ये कह रहे हैं कि जान-माल की कुर्बानी, जी जी बाय जी, व्हाट यू बिल्कुल। यू मीन स्केल माल की बैक, कुर्बानी। माल की कुर्बानी और जान की, येस यू हैव टू। उसके सही। बगैर दुनिया का कोई दुनियावी रेवोल्यूशन नहीं आया। तो हम्म, ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन जो कि अल्लाह के दिए हुए सिस्टम, सी वी नीड टू अंडरस्टैंड द होल यूनिवर्स इज ऑपरेटिंग एट अ सिस्टम ऑफ द क्रिएटर। इसीलिए हम देखते हैं कि कभी सूरज चांद से जाके नहीं टकराया, कभी यूरेनियस ने नेपट्यून को आके धक्का नहीं दिया, कभी प्लूटो जो है जो यूरेनियस में किसी और सैटर्न में नहीं घुसा। बिल्कुल। Why? Because the whole system is running on the basis of the creator's given system. आज दुनिया में इतना जुल्म, ये एप्स्टीन फाइल जैसे मामला, ये इराक के जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की झूठी कहानियाँ, और ये अफगानिस्तान के साथ जो कुछ होता है, और फिर गज़ा में जो कुछ हमने पिछले 2 साल में ख़ास तौर से देखा, कैसे हुआ जा रहा है? इसलिए कि हमने क्रिएटर के बनाए हुए सिस्टम को साइड पे रख के मैन मेड सिस्टम को अपना लिया है और उसी को एक खुदा का दर्जा दे दिया। खुदा कौन होता है? जिसकी बात मानी जाए। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ए सूरह यासीन में हम में से अक्सर को वो आयत याद होगी कि ए बनी आदम, के हमने तुम्हें मना नहीं किया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना। नाउ टेल मी हू डज़ इबादत फॉर शैतान? शैतान के लिए किसी ने नमाज़ पढ़ी है? कभी रोज़े रखे हैं? नहीं। कभी सदका दिया है? तो हमें तो कॉन्सेप्ट ऑफ इबादत ही ठीक से नहीं पता। Which is why I said we have to get back to basics. Okay. We have to have our identity की clarification. इबादत means बंदगी, बंदगी means to follow. Okay. तो इबादात जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तो इबादात हैं, ये मोड्स ऑफ वर्शिप हैं, ये मीन्स टू एन एंड हैं। सही। नमाज पढ़ो अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज का पढ़ो मेरी याद के लिए। रोज़े क्यों रखो? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा पैदा हो। ज़कात क्यों दो? ताकि तुम्हारे दिल से माल की मोहब्बत निकले और तुम्हारी माल प्योर हो जाए। हज क्यों करो? इसमें सारी चीज़ें अल्लाह ने जमा कर दी। ये सब एंड नहीं है, दे आर सही। जस्ट द मीन्स टू एन एंड। द एंड इज़ इबादत 24/7, लिविंग बाय द लॉज एंड कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब हमारा दीन इतना खूबसूरत है, आई एम कनेक्टिंग दिस विद योर स्केल बैक वाली चीज़। हमारा दीन इतना खूबसूरत और इतना नेचुरल है कि इसमें
डोंट्स की लिस्ट है, डूज की नहीं। डूज की नहीं है। तो सही। हराम या डोंट्स बहुत लिमिटेड है सही। और बाकी सब हलाल है। बिल्कुल। अगर अल्लाह ने ये उल्टा किया होता ना तो फिर ये सिस्टम ऑफ लाइफ हो नहीं सकता था ट्रू। कि अगर हलाल लिमिटेड होता और बाकी सब हराम होता तो हम तो जिंदा ही नहीं रह सकते थे। That's the way Islam has been structured. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अपना निज़ाम बनाया उसमें हराम लिमिटेड है, बाकी सब हलाल है। अच्छा, क्योंकि So you शायद don't have to scale back. Maybe you will be going way far ahead than what the Gora is doing today. ओके। अच्छा, क्योंकि शायद हम इस सिस्टम में रहते हैं तो इस सिस्टम की लिमिटेशंस की वजह से मुझे लग रहा है कि यार शायद हमें स्केल बैक करना पड़ेगा। हाँ, तो हमें स्केल बैक इन द सेंस कि हाँ, जब आप किसी बड़े विजन के लिए काम करते हैं, किसी बड़े पर्पस पे ज़िंदगी गुजारते हैं, तो नेचुरली अपनी दुनिया को कहीं न कहीं कुर्बान करना पड़ता है। सही। अपने वो वक़्त का तयन करना पड़ता है, कभी माल लगाना पड़ता है, कभी जान लगानी पड़ती है। उस माना में स्केल बैक एज़ एन इंडिविजुअल या यूँ कहिए कि हम ट्रायल्स के लिए तैयार रहें, और उसमें भी उलमा बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि ट्रायल्स अल्लाह से कभी माँगनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। हमेशा उससे पनाह माँगनी चाहिए, लेकिन अगर खुदा ना ख़ास्ता आ जाएँ, तो फिर साबित उसके लिए कदम। तैयार भी रहना चाहिए। सही, बिल्कुल। But from the economy point of view, we don't have to scale back. From technology point of view, we don't have to scale back. ओके। We just have to, हमें सिर्फ उन चीज़ों को यूँ समझो श्रेड कर देना होगा, कट डाउन कर देना होगा जो हराम है, बिल्कुल। जो जायज़ नहीं है। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चलता है कि एक्विटेबल इकोनॉमी, एक्विटेबल पॉलिटिक्स एंड एक्विटेबल सोशल सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि वो जो श्रेडिंग्स करनी है, वो इसीलिए हो रही है कि वो एक्विटी इंश्योर करें। सही, सही, For a सही। biggest and the most evident example is interest. तो हमारा जो एक एटीट्यूड है, अब बिफोर वी साइन ऑफ आई वांट फ्रॉम यू कि हमारा ये एक एटीट्यूड है लो सेल्फ एस्टीम वाला बहुत ज़्यादा, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? इस पे थोड़ा-सा हमें बताएँ ताकि हम इस पॉडकास्ट से एक एक एक्शन स्टेप्स लेके उठें कि यार हाउ टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने एटीट्यूड और बिहेवियर की बात की ना, ये तो वो है जो कि आउटर शेल है, जो हमें हुँ। नज़र आता है। इसके पीछे एक शेल होता है जो कि वैल्यूज़ का शेल होता है। जो हर इंसान की कोई ना कोई अक़दार होती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। बिल्कुल। और जो इनर मोस्ट शेल होता है वो मेरा और आपका बिलीफ सिस्टम है। जब हम हो क्या रहा है आजकल की कोशिश हो रही है एटीट्यूड को चेंज करने की, बिहेवियर को चेंज करने की, विदाउट रियलाइजिंग कि व्हाट्स इनसाइड हुँ। इन वैल्यूज एंड व्हाट्स इनसाइड इन द बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम हमारा बनाया गया कि ये दुनिया ही सब कुछ, तो उसी के मुताबिक वैल्यूज हैं, विजन्स हैं, उसी के मुताबिक एटीट्यूड और बिहेवियर आ रहा है। और चूंकि उस डायमेंशन में जब हम देखते हैं तो हम अंग्रेज से या डेवलप्ड वर्ल्ड से पीछे हैं, तो हम लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाते हैं। सही। इसी को उलट कर दीजिए कि अगर आज इंसान के अच्छे या बड़ा होने का मयार सोशल वैल्यूज़ हों, तो आप यूएस को कहाँ रेट करेंगे? सबसे नीचे। आप यूके को कहाँ रेट करेंगे? उसके आस-पास ही आप करूँगा। इंडिया को कहाँ रेट करेंगे? इन लेकिन आज हमने अपने बनाए हुए मयारात है ना, और हुँ। हम भी बिकॉज़ ऑफ आवर आइडेंटिटी क्राइसिस उन्हीं मयारात पे अपने आप को परख रहे हैं, लिहाजा लो सेल्फ एस्टीम। अब एटीट्यूड एंड बिहेवियर की फर्स्ट स्टेज इज नॉट गोइंग टू हेल्प एज मच। What we need to do is really get down to change the belief system. And the belief system is that you have to understand that there is one Lord जिसके मुताबिक ये सारी कायनात चल रही है और तुम भी उसी के हो और उसी की तरफ जाना है। सही। A belief system that tells you, और ये इंसान ज़रा सा भी सोचेगा इस चीज़ तक पहुंच जाएगा कि ये दुनिया ही अखलाकी एतबार से, मॉरल एतबार से नामुकम्मल है। यहाँ ना अच्छाई का अच्छा पूरा बदला मिलता है, ना बुराई का पूरी बुरी सज़ा मिलती है। होता है ऐसा? एक शख्स 100 लोगों को कत्ल करे, एट मैक्स क्या होगा? एक ही दफ़ा फांसी एक है। चढ़ेगा। बिल्कुल। बाकी 99 कत्लों का क्या हुआ? दिमाग एक बिल्कुल लॉजिकल माइंडसेट ये सवाल करता है ना। ज़रा सा समझेंगे तो नज़र आएगा कि नहीं यार, इसका मतलब है कि ये तो लाइफ असल लाइफ है ही नहीं। असल तो फिर बदला वो क़यामत, एक दिन ऐसा होना चाहिए जो कि जजमेंट डे हो, जिसके मुताबिक अच्छाई का भरपूर बदला मिले, बुराई का भी भरपूर बदला। बिल्कुल। उसका लॉर्ड कौन होगा? जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने आज बड़े-बड़े एथियज़्म के चैंपियंस इस बारे में फेल हो जाते हैं बताने में कि ये तो बता दो कि यार ये टेबल खुद नहीं बन सकती, ये बटन जो मेरी शर्ट पे लगे हुए हैं खुद नहीं बन सकते,
और चलना तो और अगली बात है, अभी सिर्फ बनने की बात करो तो एक कायनात खुद कैसे बन गई इसका जवाब नहीं है, राइट? तो वी नीड टू एक्चुअली एड्रेस द बिलीफ प्रॉब्लम दैट वी हैड, और वो कैसे बिल्ड हुई है, या वो या बल्कि यूं कहिए कि वो बिलीफ सिस्टम खराब कैसे हुआ है, कि जो मैंने बात शुरू में की थी कि जहाँ वो बिलीफ सिस्टम पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, जहाँ वो गाइडलाइंस रखी हैं, वहाँ तो हमने देखा नहीं। तो फिर हमें कभी मौलवी साहब ने बताया, कभी स्कूल ने बताया, कभी हमारे पेरेंट्स ने बताया जितना हमें पता था, कभी हमारे मस्जिद के इमाम ने बता दिया। सही। we we really need to think about whether we really believe in la ilaha illallah, because la ilaha illallah actually first negates all माबूदान बातिल, जितने बातिल माबूद हैं उन सबकी नफ़ी है, और फिर इल्लल्लाह है, राइट? वरना कलमा ये भी हो सकता है कि अल्लाह वाहिदुन व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन ये है ही नहीं। इस्लाम, अल्लाह वांट्स अस टू बी हाईली क्रिटिकल, अल्लाह वांट्स अस टू थिंक and through the reasoning reach to the conclusion that yes, there is no Lord but one, who is Allah subhanahu wa ta'ala. अब इस जर्नी पे तो हम पहुंचे नहीं, हम तो घरों में, मुसलमान घरों में पैदा हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी उसका अल्लाह का बहुत करम है। ना होते तो क्या करते आज। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन ये कि इस जर्नी के ऊपर चलना, और इसीलिए आप देखें सूरह बकरा की, इस पर हम कंक्लूड करते हैं कि आयतुल कुर्सी के फौरन बाद अल्लाह ताला ने फरमाया ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं, कि जो चाहे आए कबूल करे इस्लाम, जो चाहे ना करे कबूल इस्लाम। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, अल्लाह फरमाता है कि मैंने रुश्द यानी हिदायत को और गुमराही को बिल्कुल अलग अलग कर दिया, ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल अलग अलग कर दिया है। नाउ ही गिव्स अस द क्रिटिकल थिंकिंग पाथ, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, तो जो कोई इनकार करे तागूत का, बातिल का, गलत सिस्टम्स का, और ईमान लाए अल्लाह, फ़क़द इस्तमसका बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, ये है वो जिसने बड़ा मजबूत एंकर पकड़ लिया है, लन फ़िसाम लहा, जो उसके हाथ से छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ अल्लाह पे इकरार से पहले क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस से गुजर के बाकी सारे जो कुफ्र हैं, जो शिरक है, जो गलत सिस्टम्स हैं, जो ज़ालिमाना निज़ाम है, उन सब का इनकार है। जब आप उस जर्नी से गुजर के अल्लाह तक पहुँचेंगे तो फिर वो कन्विक्शन है कि जहाँ पर फिर you will scale back and you will do X and you will do Y, but you will have a clear identity and purpose for your life. तो getting back to and again closing on your comments कि हमें काम तो बिलीफ सिस्टम पे करना है, और उसके लिए लोगों को कुरान से, जो कि फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ है, उससे जोड़ना। अच्छा, जस्ट बिफोर वी साइन ऑफ, एक आखिरी एक छोटा सा सवाल मैं चाहूँगा, सिर्फ आप अपना एक पॉइंटर दे दें उस पर। वो ये है कि अब ये बिलीफ सिस्टम तो एक टाइम लगा ना हमें यहाँ तक पहुँचने में, अब रमज़ान भी है, तो इस रमज़ान के तवस्सुत से ही आप ये एक हमें कोई एक स्मॉल स्टेप बता दें जो आप कहते हैं कि यार इस रमज़ान आप ये अडॉप्ट कर लें एक चीज़, तो जिससे आपके बिलीफ सिस्टम बिल्कुल ठीक तो नहीं हो जाएगा, लेकिन वील गेट द डायरेक्शन के जहाँ पे हम बेहतर होना शुरू हो जाएं। देखो, व्हाट आई थिंक ऑफ इट इज़ अज़हर, आई थिंक दैट्स द ईज़ीएस्ट। और जब मैं, क्योंकि एक ऑप्शन ये है कि मैं आपसे कहूँ कि कुरान हकीम को तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दें, आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर पीपल लाइक अस। एक ये है कि मैं आपसे कहूँ जी आप ऑडियो सुननी शुरू कर दें गाड़ी में आते जाते, उसके लिए भी एक सर्टेन डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है। व्हाट वी कैन एक्चुअली इवैल्यूएट, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन दैट और ग्रेट स्टेटमेंट दैट यू हैव सेड कि रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान तो बेसिकली प्राइम टाइम है अपने कोर्स को स्ट्रेट करने का, अपने आप को सही स्टेयर करने का। और उसके लिए बेस्ट तरीका जो मैं समझता हूँ हम कर सकते हैं वो ये कि अपने टाइम को जो रमज़ान में गुजारें, उसका मैक्सिमम हिस्सा कोशिश करके कुरान के साथ लगा दें। और उसका आसान तरीन तरीक़ा जो है वो रात का वक्त, वो तरावियाँ, ख़ास तौर से उन जगहों पर कि जहाँ पर तर्जुमा या कम अज़ कम खुलासा कुरान बताया जा रहा है, वहाँ पर अपना वक्त लगा दें। दैट कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट, कि जिसके अंदर एटलीस्ट हमारे सामने उसका मैसेज आना शुरू हो जाए। एंड देन रेस्ट, लीव द रेस्ट ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आई हैव सीन पीपल having 180 degree revolutions in their lives just by the starting point was कि जाके उन्होंने किसी ऐसे सेशन को अटेंड कर लिया। नहीं, जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसा रमज़ान गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू वेरी मच जी, वेरी हाईली अप्रिशिएट थैंक कि यू। आपने तक बुलाया। थैंक यू।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अब आप हमारे लिए एक छोटा सा फेवर करें सो वी कैन कंटिन्यू हैविंग एंड शेयरिंग दिस अमेजिंग कॉन्वर्जेशंस विद यू। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए आगे भी वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहें। फिर कमेंट करके बताएं कि आपको इस एपिसोड का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। योर फीडबैक ट्रूली हेल्प अस इम्प्रूव। और लास्टली हमें अगले गेस्ट का सजेशन ज़रूर दें कि आप किस गेस्ट को बुलाना चाहते हैं जिनसे हम बात करें। और हाँ, वीडियो को कम से कम 1 या 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, शायद ये पॉडकास्ट उनकी जर्नी में उनकी मदद कर सके। थैंक यू, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, फ्लाई हाई।